जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो हमारा टॉपिक रुक गया था। अब मैं उसी टॉपिक को दोबारा करा रही हूँ। तो टॉपिक था हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्या होता है और असंगठित क्षेत्रक क्या है। तो ये हमारा देखो इधर है संगठित क्षेत्रक और इधर है हमारा असंगठित क्षेत्रक। तो ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और असंगठित में ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। संगठित में सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम और दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। इस क्षेत्रक में नियम और विनियम नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। थर्ड है हमारा रोजगार सुरक्षित है और इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं होता।
तो देखो इसमें बताया रोजगार सुरक्षित है, और इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार रोजगार नियमित होते हैं और इसमें रोजगार नियमित नहीं है। तो देखो 4 पॉइंट हो गया हमारे बच्चों। इसका नेक्स्ट पॉइंट 5 इधर लिख रही हूँ मैं अभी। रोजगार की अवधि नियमित होती है। और इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। इसमें रोजगार की अवधि संगठित में देखो रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी कि समय निश्चित होता है, और इसमें कोई समय नहीं होता। ये इसकी अवधि नियमित नहीं होती है। 6 पॉइंट है इसमें नौकरी के समय नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इसमें नौकरी के समय नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और इसमें कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया जाता। इसमें कोई औपचारिक
तो देखिए बच्चे, जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि इसमें रोजगार सुरक्षित है, इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण हटा भी दिया जाता है। और रोजगार नियमित है संगठित में, और असंगठित में इसमें कोई रोजगार नियमित नहीं है। उसके बाद है रोजगार की अवधि नियमित होती है, उसका समय निश्चित होता है, और असंगठित में उसका समय निश्चित नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें नौकरी के समय जो नियुक्ति पत्र दिया जाता है, उसमें नियुक्ति पत्र दिया जाता है, उसमें जो सारी शर्तें लिखी होती है, और इसमें कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया जाता, कोई किसी तरह की कोई शर्तें लिखकर नहीं दी जाती है। तो बच्चों, इसमें हमारे ये पॉइंट याद करना है ध्यान से। संगठित और असंगठित के विषय में पूरी जानकारी है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संगठित और असंगठित, जैसे कि बताया था कि दो व्यक्तियों की कहानी होती है इसमें, एक लेडीज और एक जेंट्स, या दोनों लेडीज हो या दोनों जेंट्स हो। लेकिन हम इसमें एक कांता नाम की लेडीज है, उसकी कहानी बताई थी मैंने उसमें कि एक वो लेडीज कार्यालय में काम करती है, और वो 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करती है, और महीने के अंत में उसको वेतन मिलता है, और उसे चिकित्सा और अन्य सेवा भत्ते भी मिलते हैं। और रविवार को कार्यालय नहीं जाती तो उनका रविवार का वेतन नहीं कटता। और जो कमल नाम का व्यक्ति है, वो अगर किसी भी दिन की छुट्टी करेगा तो उसका वेतन काटा जाएगा। उसके लिए कोई रविवार नहीं है, कोई सोमवार नहीं है। वो 7:30 बजे से अगर 8 बजे तक का टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स टाइम पे उसी पे छूट भी जाए वहाँ से। अगर काम ज़्यादा है तो उसको 8:30 बजे तक भी रोका जा सकता है, 9 बजे तक भी रोका जा सकता है। अगर वो छुट्टी करता है तो उसका वेतन काटा जाता है। और कोई रविवार के लिए ये भी नहीं है कि अगर वो आज बीमार है तो आज छुट्टी पे है तो उसको पूरा वेतन मिल जाएगा। वो जितने घंटे काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलता है। तो बच्चे, समझ में आया संगठित और असंगठित? और संगठित और असंगठित में काम करते हैं तो उसके बावजूद सरकारी नियंत्रण के बाहर असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों में नियमित होता है। वो कैसे होता है कि वे कम वेतन पर भी काम करते हैं और प्राय नियमित नहीं है। नियमित क्या, वो बंधे, मतलब उनका कोई समय भी नहीं है, कोई उनके वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं है। इस तरह से यहाँ ही अतिरिक्त समय से काम करने, सवेतन छुट्टी अवकाश जैसे बीमारी के कारण या कोई इत्यादि छुट्टी, कोई घर में वैसे आयोजन हो रहा है तो उसमें छुट्टी कर ली है, तो उसके लिए अगर वो नहीं जाएगा, चाहे उसको कुछ किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, छुट्टी है, तो उसका वेतन काटा जाता है। और जो सरकारी कार्यालय में काम करता है जिसमें नियुक्ति पत्र मिलता है, सारी शर्तें लिखी हुई होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलेगा बच्चों इसमें, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। असंगठित श्रमिकों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी कि इसमें क्या करना चाहिए।
अत्यधिक मांग पर ही संगठित क्षेत्रक रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि होती है, यानी कि मंद गति से बढ़ोतरी होती है। वो क्यों होती है कि सामान्यतः हमने यह पाया है कि संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं और वो ऐसी रणनीति कर वचन एवं श्रमिकों के संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां पर उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है और प्राय उनका शोषण भी होता है। शोषण क्या होता है कि मान लिया उसने पूरी दिन मेहनत से काम किया और उसे उस काम का तो वेतन मिला ही नहीं है और वैसे भी कोई सुविधा नहीं दी गई है और उसे मतलब ज़बरदस्ती कि नहीं इतना काम करके ही जाना है, तो मजबूरी हो जाती है उसके काम करने की और उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। इसलिए ही नहीं दिया जाता कि वो किस में काम कर रहे हैं, असंगठित। कोई समय निश्चित टाइम तो रख दिया कि इतने समय से इतने समय तक काम करना है, लेकिन अगर जिस दिन ज़्यादा काम आ गया तो वो उस काम को पूरा करके जाएगा। जैसा कि देखो ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों और छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे लुहार, बुनकरों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। छोटे किसान जिसके पास 1-2 एकड़ भूमि होती है, 1-2 एकड़ का मतलब 5-10 बीघे, तो वो उसमें पूरे परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। इन किसानों को समय और बीज, कृषि उपकरणों का भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कैसे उपलब्ध होगा? जैसे सरकारी गोदामों से जो बीज लेके आते हैं तो उसमें कुछ कम मात्रा में वो मिल जाता है बीज, या खाद पे है, खाद कम रेट में मिल गया है, तो अगर किसानों को ये सुविधा मिलेगी। सिंचाई का है, अधिकतर किसान को जो भूमि है वो बहुत सी जगह ऐसे हैं कि वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती और वो वर्षा के ऊपर निर्भर होते हैं। वर्षा होती है तो फसल उग जाती है, वरना नहीं हो पाती है। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अत्यंत आवश्यक है। और वो सहायता कौन देती है? सरकार। अगर सरकार इस सुविधा उपलब्ध कराएंगी तो उस भूमि में, उस जमीन में भी अच्छे से फसल उगाई जा सकती है। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्वामित्व आधारित। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वामित्व आधारित क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक बताया था मैंने, जो सरकार द्वारा होता है, और निजी किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी
तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण और जवाबदेही एकल व्यक्ति, यानी कि जैसे कहते हैं ना एकल परिवार संयुक्त परिवार, तो एक व्यक्ति कोई बिजनेस अपना चला रहा है तो वो उस व्यक्ति का ही होगा। एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे रेलवे, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जैसे कंपनियां निजी स्वामित्व होती हैं, वो अपने ऊपर होती हैं, स्वयं का उनका अपना बिजनेस होता है। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों की होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि इनमें से कुछ वस्तुओं पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। अधिक खर्च करना, ज़्यादा लागत आती है तो वो उसमें अपने आप नहीं करते, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो वो काम करना उनके लिए आसान नहीं है, सरल नहीं है। जैसे कि सड़कों, रेलवे, पुलों, बिजली आदि का निर्माण, बांध इत्यादि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है, जो भारी खर्चे होते हैं वो सरकार खुद करती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनमें सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र का उन उत्पादन अथवा व्यवसायों को सरकार के प्रोत्साहन के बिना जारी नहीं कर सकते। इसी तरह से भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और अपने गोदामों में भरती है। यानी कि जो गोदाम बने हुए बड़े बड़े गोदाम हैं, उसमें अनाज जब उठकर आते तो अनाज भर लेती हैं, चावल की फसल आती है तो चावल भर लेते हैं, और वो राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलता है। कम मूल्य में मिलता है। अगर सरकार ने कोई चावल या कोई चीज़ हमारी किसी भी भाव में खरीदी है तो उसका गरीबी, जिसके पास ज़मीन नहीं है, राशन कार्ड तो खाना तो सभी खाएंगे, लेकिन उनको राशन के द्वारा कम पैसों में मिल जाता है, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। इस तरह से जिसके पास ज़मीन भी नहीं है तो उनके पास भी भोजन पहुंच जाता है। तो सरकार उसमें से इतना कमाती है कि जो बहुत कम पैसा लेती है। अब 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो में कितना होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और वो पैसा भी कहाँ लगाती है, जैसे कि सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार जैसे कि हम जानते हैं कि मान लिया कहीं अस्पताल खुला है तो वहाँ भी सभी लोग जाएंगे दिखाने के लिए, स्कूल खुला है तो सभी कास्ट के बच्चे पढ़ने जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी अध्याय में पढ़ा है, पहले अध्याय में भी ये हमने पढ़ा था कि विकास, देश का विकास, हर किसी का विकास होता है, अलग अलग तरह से विकास होता है। तो अगर सरकार कोई भी संस्था कोई भी चीज़ चलाती है तो उसमें सबका भला होता है। मान लिया अस्पताल ही खोलते हैं तो उसमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर भी होंगे, नर्स होंगी और सफाई कर्मचारी भी होंगे, तो कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। ऐसे ही स्कूलों का है तो सभी को रोजगार की मात्रा में अधिक व्यक्ति रोजगार ले सकते हैं उसमें, और जो नहीं होगा ऐसे बहुत से भारत के अंदर बहुत गांव ऐसे हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है।
उन बच्चों को दूर जाना पड़ता है, मरीजों को दूर दिखाने जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और इनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। जैसे कि इससे पहले हमने बताया था कि शिशु मृत्यु दर, उसके विषय में पढ़ा था। जैसे सुरक्षित पेयजल की, तो शिशु मृत्यु दर के विषय में मैंने आपको बताया था कि क्यों होते हैं कि गांव में जब डॉक्टर जाएंगे नहीं, अगर सरकारी अस्पताल भी है और वहाँ जाके वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, वो बंद पड़ा रहेगा तो वो बाहर जाएंगे, आधे नहीं भी जा पाते, इतना पैसा नहीं दे पाते हैं कि इलाज करा लें। तो उसके लिए सरकार को कैसे कैसे नियम करने चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार को भी मानव विकास के पक्षों में जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, आवास का मतलब है घर बना कर देना, रहने की जगह, और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर उचित यानी कि अत्यंत निर्धनों और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल करे। अगर सरकार जिस किसी गांव में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहाँ ये चीज़ खोल दी जाए तो वहाँ के बच्चे भी शिक्षित हो जाएंगे और बीमारी से भी बच जाएंगे। तो बच्चों, ये लेसन हमारा ख़त्म हुआ आज। वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल चलेगा। जय हिंद।